हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग जो पहला यूनिट पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय, आज उसका डे नंबर 3 है। यानी आज पहला यूनिट का हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जो राष्ट्रीय आय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है हम लोगों का राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं। और ये चैप्टर पढ़ना आपको राष्ट्रीय आय को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करेंगे, तो आखिरकार राष्ट्रीय आय के समय में या राष्ट्रीय आय में कौन-कौन सा चीज़ सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय जब हम लोग देश का निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय के अलावे हमारे देश में या किसी भी देश का और कौन-कौन सा और कितने तरीके का आय होता है। टोटल हम लोगों का राष्ट्रीय आय में ये जो शामिल होने वाला मद है, वो टोटल 12 मद होता है। कितना मद होता है टोटल? 12 मद। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग इन 12 मदों के बारे में जानेंगे, उन सब का फॉर्मूला जानेंगे, साथ ही साथ उसका मतलब क्या होता है, उसको निकाला कैसे जाता है और किस तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन में ये सारा चीज मदद करता है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रीय आय को अच्छा से समझना है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छा से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, अब एक-एक करके हम लोग जो है इसके बारे में सब चीज़ को एकदम डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को एज़ इट इज़ ऐसे ही नोट्स में लिख करके आप लोग बनाते हुए चलोगे। अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है हम लोगों का राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएँ। ठीक है? अब हम आप लोगों को राष्ट्रीय आय क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये इसी टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि जब हम लोग कभी भी किसी भी देश का या चाहे हमारे देश का अगर हम लोग राष्ट्रीय आय निकालना चाहेंगे, तो राष्ट्रीय आय निकालने से पहले हमको उन सारे समुच्चय यानी उन सारे मदों को भी जानना होगा जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग भारत का या हमारे प्यारे देश का राष्ट्रीय आय अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय आय में किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? क्योंकि आखिरकार सारे आयों को मिला के लास्ट में राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो आखिरकार राष्ट्रीय आय में किन कौन सा आय होता है, वो सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जब हम लोग कभी भी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो उससे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय में 12 तरीके के मदों को हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक, कौन कौन है वो 12? सबसे पहले बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहले जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? और एमपी, मार्केट प्राइस को हम लोग नीचे में शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। जीडीपी एमपी, जिसको बोला जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या होता है, इसी वीडियो में हम लोग आगे डिटेल्ड में इसको पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आप लोगों को सीखना है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाते हुए पढ़ना। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज ऐड होता है वो है जीडीपी एमपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको जीएनपी एमपी बोलते हैं। पहले इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, चलो देखो उसके बाद तीसरा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको एनएनपी एमपी बोलते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी एनडीपी एमपी। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या जिसको नेट डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, यानी कि एनडीपीएफसी या एनडीआई। उसके बाद साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, जिसको जीडीपीएफसी या जीडीआई बोलते हैं। और सातवां नंबर पे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी या एनपी। ठीक, तो ये 7 गो हुआ। टोटल बोले कितना गो होगा? ऐसे 12 गो चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो ये 7 गो हुआ और बाकी का चीज देखो यहाँ है। देखो उसके बाद 8वां नंबर पे साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, जीएनपी एफसी या एनआई। निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व आय, जिसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम।
तो ये 12 ऐसा मद है जो हम लोग को राष्ट्रीय आय के लिए जानना है। अगर हमको राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझना है, राष्ट्रीय आय को निकालना है, तो ये 12 का 12 मद हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ गया मेरा बात समझ में? अब हम लोग एक-एक करके इन 12 मदों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का मेन मकसद यही है कि इन 12 से 12 मद आप लोगों को पता हो और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब जो सबसे पहला जो था हम लोगों का उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला मतलब क्या था? हम लोगों का था बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अच्छा से इसको समझना कि आखिरकार सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, किसी भी देश में 1 वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? समझना। अगर मान लो ये हम लोगों का भारत है, ठीक है? हमको थोड़ा-सा मैप बनाने नहीं आता है, इधर-उधर मैप हो जाएगा प्लीज़ अ, रुको 1 मिनट हाँ। मैप थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ड्राइंग के मामले में थोड़ा हाथ बहुत ही ज़्यादा खराब है। सपोज़ कर लो ये हम लोगों का सपोज़ कर लो ये हम लोग का इंडिया है, भारत है। थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है, मैनेज कर लेना। ये हमारा भारत है। अब मान लो ये जो हम लोग का भारत का जो घरेलू सीमा है, ये जो घरेलू सीमा है, इस पूरे भारत देश के अंदर में 1 साल में कितने साल में भाई? 1 साल में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उस वस्तुओं तथा सेवाओं का और याद रखना अंतिम वस्तु होना चाहिए वो, मध्यवर्ती वस्तु नहीं होना चाहिए, अंतिम वस्तु। किसी भी देश में 1 वर्ष के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। यानी हमारा देश भारत में 1 साल में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, 1 साल के अंदर भारत के अंदर जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसका जो बाजार मूल्य है, जब उसको जोड़ देंगे तो पूरा जो 1 साल का जो कुल उत्पादन होगा, वही कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। आया समझ में? कंडीशन क्या है? अंतिम वस्तु तथा सेवा होना चाहिए, 1 साल के अंदर हमारे देश के अंदर में उत्पादित होना चाहिए। ठीक है? इस पूरे भारतवर्ष के अंदर में, बाहर का नहीं, भारत के अंदर। देखो, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, वही चीज़ लिखा गया है, एक लेखा वर्ष के दौरान यानी कि जब लेखा वर्ष और बताते हैं हाँ, भारत में जो लेखा वर्ष होता है, वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से और खत्म होता है आपका 31 मार्च को। ठीक है? ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं घिसावट। डेप्रिसिएशन मतलब घिसावट, यानी हमारे भारत देश में 1 साल में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन अंतिम वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होगा, वो सबको जोड़ेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। और उन सामानों का उत्पादन करने में जो भी मशीन लगा है, उन मशीन पे जो भी घिसावट हुआ है, जो भी डेप्रिसिएशन कटा है, उस मशीन का मूल्य को भी उसमें जोड़ेंगे। डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? डेप्रिसिएशन को। ठीक है? अब देखो इसका कुछ-कुछ विशेषता, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपको सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो सकल घरेलू उत्पाद लिख करके इसके विशेषता। तो देखो पहला विशेषता क्या है? इसमें केवल देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। यानी हमारे देश के अंदर जो भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसको शामिल करेंगे। दूसरा, इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। अभी बताएं, मूल्य ह्रास का मतलब होता है आपका घिसावट। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? घिसावट, डेप्रिसिएशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य की गणना की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वस्तु और सेवाओं तो होगा, लेकिन उसका अंतिम मूल्य होना चाहिए। अब अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु क्या है? हम पहले भी पढ़ाए हैं, एक बार फिर अभी बता देते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, यानी जो मीडिएटर गुड है उसका अमाउंट को शामिल नहीं करेंगे। जैसे समझना, अगर मान लो कि सपोज कर लो कि अगर हम आलू का उत्पादन किए हैं, सपोज कर लो हम किसका उत्पादन किए? आलू का। और उस आलू को लेकर के हम बाजार में बेच दिए। आलू का उत्पादन किए
और उस आलू को लेके बाजार में बेचे, तो वो जो आलू का उत्पादन हुआ है, उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे, क्योंकि आलू अंतिम वस्तु है। कौन-सा वस्तु हो गया? अंतिम वस्तु। लेकिन अगर मान लो कि हम आलू का उत्पादन किए, लेकिन आलू को बेचे नहीं, ये जो आलू का हम उत्पादन किए, उस आलू को लेके चले गए किसी फैक्ट्री में। कहाँ लेके चले गए? किसी फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में जाकर के उस आलू का चिप्स बना लिए। आलू का क्या बना लिए? आलू का लेकर के चिप्स बना लिए, चिप्स। तो ये जो आलू है, आलू से क्या बना? चिप्स। तो ये आलू अंतिम वस्तु नहीं हुआ, आलू हो गया मेरा मध्यवर्ती वस्तु। आलू क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु क्या है? ये चिप्स है। ये चिप्स कहलाएगा मेरा अंतिम वस्तु। तो उस समय जब हम सकल घरेलू उत्पाद जोड़ेंगे, तब हम आलू को नहीं जोड़ेंगे, और ना आलू का जो पैसा है, उसका जो मूल्य है, उसको नहीं जोड़ेंगे। अंतिम वस्तु आलू से क्या बना? चिप्स। हम इस वस्तु को जोड़ेंगे। अगर मान लो कि हम आलू को भी जोड़ दिए और आलू से जो चिप्स बना उसको भी जोड़ दिए, तो भाई ये तो 2 बार उसको जोड़ दिए हैं। आलू का मूल्य एक बार यहाँ जोड़े, फिर आलू का मूल्य को यहाँ भी जोड़ दिए। तो ऐसे में ये हो जाता है दोहरी गणना, जिसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। और नेशनल इनकम निकालते समय, राष्ट्रीय आय का गणना करते समय, ये दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग को नहीं किया जाता है। इसके बाद वाला चैप्टर में हम आपको सिखा देंगे कि जो डबल काउंटिंग होता है उसको किस तरीके से खत्म किया जाता है, हम आपको तब बता देंगे वहां पे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करेंगे, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे। अंतिम वस्तु क्या होता है वो भी बता दिए, और कब कोई वस्तु मध्यवर्ती बन जाता है ये भी बता दिए। इसके बाद ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसकी गणना एक निश्चित वर्ष के दौरान की जाती है। याद रखना, राष्ट्रीय आय का गणना निश्चित वर्ष के दौरान करेंगे। इसका मतलब अगर हम लोग 2019 का अगर राष्ट्रीय आय का गणना कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2019 में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को लेंगे। अगर हम लोग 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का गणना कर रहे हैं, तो सिर्फ 2020 का उत्पादन लेंगे। अगर हम 2023 का सकल घरेलू उत्पाद का गणना कर रहे हैं, तो हम 2023 का लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 23 का गणना कर रहे हैं और 21 का ले लिए, 23 का गणना कर रहे हैं 24 का ले लिए। नहीं, जिस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का गणना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी साल का वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य को लेंगे। ठीक है? ठीक है सर जी, यहां तक समझ में आ गया। छठा, इसमें पुरानी वस्तुओं यानी कि सेकेंड हैंड वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सकल घरेलू उत्पाद में जो पुरानी वस्तु होती है, जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है, उसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर हम एक मोबाइल फोन जो हम पहले ही बनाए थे, सपोज कर लो कि हम कोई साइकिल बनाए थे, उस साइकिल को पहले बेच दिए थे, तो जब पहली साइकिल को बेचे थे, तो उसी समय तो उसको सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर लिए थे। अब वही साइकिल को पुराना होने के बाद हम दोबारा बेच रहे हैं, तो उस वस्तु को, उसी को बोलते हैं सेकेंड हैंड गुड्स, और उस वस्तु को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही शामिल हो चुका है। आया समझ में? ठीक है, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग। हाँ, 7 नंबर पॉइंट, दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को मूल्य को जोड़ा जाता है। अभी बताए थे दोहरी गणना। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका सूत्र। अच्छा से सूत्र सब भी लिखे हैं, एकदम अच्छा से डिटेल में अच्छा से समझा रहे हैं, करना। ठीक है, सूत्र क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद का? तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी-एमपी। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी क्या बोले? हमारे देश या किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है। तो देखो, सेम चीज लिखे, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब पॉइंट नंबर 2। ठीक है सर जी, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हम ये समझ गए। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या समझे? अगर ये हम लोगों का भारत देश है, कौन सा देश है ये? हम लोगों का भारत देश है। ठीक है, ये हम लोगों का भारत देश है। क्लियर है? चलो, तो ये जो हम लोगों का भारत देश है, इस देश के सीमा के अंदर जितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये तो समझ गए, सकल घरेलू उत्पाद। अब ध्यान से समझना, सकल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्य हो गया। अब हमारे देश में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका पैसा, और प्लस
जो भी पैसा हमको विदेशों से मिला है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद और जो पैसा हमको विदेशों से मिला, विदेशों से जो पैसा मिला, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ करके मेरा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम लोगों का निकल के आ जाएगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे देश का भी पैसा है इसमें और विदेशों से जो पैसा मिला वो भी शामिल है। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाएगा। सकल राष्ट्रीय, घरेलू मतलब हमारे देश का, हमारे घर का, राष्ट्रीय मतलब बाहर से भी पैसा लाए हैं। इस ट्रिक को याद रखना। सकल मतलब घरेलू मतलब हमारे देश का, घरेलू हमारा घर, हमारा भारत। हमारे भारत का पैसा सिर्फ है तो सकल घरेलू, और अगर हमारे भारत के साथ साथ विदेशों से जो पैसा मिला है उसको भी शामिल कर लिए तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय हो जाएगा। ये क्लियर है? देखो वही चीज यहां पे लिख करके समझाए हैं। देखिए, किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य का योग और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के योग को ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए बोल के। जीडीपी एमपी मतलब वही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। तो एक तो जीडीपी होगा, जीडीपी मतलब हमारे देश का उत्पादन प्लस विदेशों से जो पैसा मिला है शुद्ध साधन आय उसको जोड़ देंगे, जोड़ करके निकल जाएगा। क्लियर है? यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, चलो अब देखो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पे समझाए हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिए? अब देखो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब है कि हमारे देश को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं किसी दूसरे देशों से हम लोग को पैसा मिला है। ठीक है, जैसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से आशय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देश को अपनी साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभांश से है, और देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। यानी अगर हमारे देश का आदमी कोई दूसरे देश में जाकर के काम किया, हमारे देश का आदमी था, किसी दूसरे देश में काम किया, काम करने के बाद आ गया, पैसा लेके आ गया, तो उस देश से जो उसको पैसा मिला है, उस देश के लिए काम किया और उस देश से जो उसको पैसा मिला है उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। सिमिलरली अगर कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश में काम किया था तो हमको भी उसको पेमेंट करना है। अब वो भारत का निवासी नहीं है, वो किसी दूसरे देश का निवासी है, लेकिन हमारे देश में आके काम किया, तो हम लोग इसको जो पैसा देंगे वो हमारे देश का राष्ट्रीय आय में नहीं जुटेगा, ये उसके देश के राष्ट्रीय आय में जुटेगा। आया समझ में? उसी चीज को है। ठीक है, आया समझ में? देखो और एक चीज यहां से समझना, ये जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक यानी कि अगर ये पॉजिटिव है या अगर ये नेगेटिव है, याद रखना अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक होता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। उस समय ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, और अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, तब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो सकल घरेलू उत्पाद से कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। अब दो गो हो गया, अब आते हैं हम लोग क्या, तीसरा नंबर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध कौन सा भाई बात कर रहा है? शुद्ध। अच्छा एक चीज याद रखना, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इससे पहले ऊपर में हम लोग क्या पढ़े? इससे पहले हम लोग ऊपर में पढ़े बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखो सेम यही है, बाजार कीमत पर सकल के जगह क्या वर्ड यूज हो गया है अब? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहां देखो सकल था और यहां क्या है? शुद्ध। अब एक बात समझ लो,
ये कभी भी मेरा कोई भी सकल को यानी ग्रोस को अगर हमको नेट में बदलना है, सकल का मतलब होता है ग्रोस, ठीक है? और ये शुद्ध का मतलब होता है मेरा नेट। अगर कोई भी चीज़ मेरा ग्रोस इनकम है, यानी सकल आय है और उसको अगर हम लोग को शुद्ध आय में बदलना है, तो करेंगे कुछ नहीं, बस इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास्य। बस इसको घटा देना। आया समझ में? देखो सेम वही बोल रहे हैं, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास यानी कि घिसावट व्यय यानी डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तो इससे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की प्राप्ति हो जाती है। इसे ही विशुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। कुछ नहीं करेंगे, ये जो हम लोगों का जीएनपी एट एमपी है, जब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हम लोगों का निकल करके आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आया समझ में? वही चीज़ वहाँ पे समझाए हैं। अब देखो इसी चीज़ को फ़ॉर्मूला से समझाए हैं यहाँ पे। सेम वही चीज़ है। बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एमपी बराबर 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम बाज़ार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये दोनों ही मिल कर के मेरा क्या बनाता है? जीएनपी बनाता है। हमारे देश का पैसा, विदेशों से मिला पैसा बन गया जीएनपी। इसके बाद इसमें से क्या घटा देंगे? घिसावट व्यय जिसको पूंजीगत व्यय भी बोला जाता है। मूल्यह्रास या घिसावट व्यय को घटा देंगे तो मेरा ये निकल करके आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ईज़ी है और आसान शब्दों में समझा रहे हैं। फ़ॉर्मूला सब भी सब ईज़ी-ईज़ी में लिखे हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर बोल रहा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो अब बोल रहा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सकल घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद बोला, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? शुद्ध से पहले सकल घरेलू उत्पाद। तो सेम यही चीज है। ये जो हम लोगों का सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो हम लोगों का सकल घरेलू उत्पाद है, जब यहां से हम लोग डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास को घटा देंगे, तो घटा करके जो बच जाएगा वही मेरा सकल शुद्ध में बन जाएगा। सकल किस में बन जाएगा? शुद्ध में बन जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद मेरा ये कहलाएगा। सिंपल बात है, सकल का मतलब होता है घिसावट, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। शुद्ध का मतलब डेप्रिसिएशन घटा दिए। हो गया। देखो वही चीज है यहाँ। जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन 8वां पूंजीगत व्यय को घटा दिया जाता है। डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की प्राप्ति हो जाती है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में भी उसी चीज के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। एनडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी एमपी मतलब वही सकल घरेलू उत्पाद। आया समझ में? उसी फॉर्मूला को देखो नीचे लिखे हैं। ठीक है ना? चलो आगे। हो गया ये 4 चीज मेरा। 4 चीज मतलब क्या किया? 4 चीज में एक सकल घरेलू उत्पाद पढ़ लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ लिए और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 4 चीज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय। साधन लागत नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपीएफसी और नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीआई, मतलब सेम है। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोल रहा है ना, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी समझ लो हम लोगों का जो शुद्ध घरेलू उत्पाद आया था, क्या आया था हम लोगों का? शुद्ध घरेलू उत्पाद जो आया था, इससे ऊपर पड़े ना शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब उस शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हम लोग अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सरकार से जो मदद मिलता है, सब्सिडी, आर्थिक सहायता, उसको जोड़ देंगे, तो मेरा जो है वो एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा। देखो वही बोल रहा है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित साधन आय, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है अगर कुछ काम किया है कहीं से और उसको उस काम के बदले कोई पैसा मिला, क्या मिला? पैसा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें किस चीज का जिक्र हुआ था? उत्पादन का। किसका जिक्र हुआ था? उत्पादन का। अब बात हो रहा है आय का। किसका बात हो रहा है अब? आय का।
अगर कोई पर्सन एक घरेलू सीमा के अंदर यानी हमारे देश के अंदर जो भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं काम किया होगा। अब काम के बदले उन लोगों को या तो लगान से पैसा मिला या मज़दूरी मिला या वेतन मिला, ब्याज मिला, लाभ मिला, कहीं से भी पैसा मिला उसको काम के बदले। वही कहलाता है उसका साधन आय। के कुल जोड़ योग को ही शुद्ध घरेलू आय यानी कि एनडीआई या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी सिंपल बात है, हम लोग हमारे देश इंडिया के लोग हैं हम लोग 1 साल में भारत में जितने भी हम लोग पैसा कमाए हैं, हम लोग जितना भी पैसा कमाए हैं, वही हम लोगों का कहलाता है शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध घरेलू आय, क्या कहते हैं उसको? शुद्ध घरेलू आय या जिसको बोलते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। ठीक है? आया समझ में? इसमें ये फ़ॉर्मूला इसका होता है। उसमें से हम अगर टैक्स पेड कर दिए हैं तो घटा देंगे और सरकार से कोई मदद मिला है तो उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अच्छा, ये शुद्ध घरेलू है, ध्यान से देखना क्या है? शुद्ध घरेलू। और अगर शुद्ध घरेलू को अगर हमको राष्ट्रीय में बदलना है, शुद्ध साधन लागत पर, यहां देखो हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। अगर इसी को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू के जगह अगर हमको राष्ट्रीय लगाना है, घरेलू के जगह अगर हमको क्या लगाना है? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय का मतलब है कि हमारे देश का पैसा तो होगा, उसमें प्लस कर देंगे विदेशों से मिला पैसा। तब ये मेरा घरेलू किस में बदल जाएगा? राष्ट्रीय में बदल जाएगा। तो अगर हम लोगों को अगर यहाँ ये बोले, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, अप्रत्यक्ष कर को घटाए हैं और सहायता आर्थिक सहायता को जोड़े हैं। अप्रत्यक्ष कर को क्यों घटाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों घटाए हैं यहाँ पे? तो इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए घटाए हैं क्योंकि जब हम लोग वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किए थे, तो टैक्स तो पहले ही दिए थे, इसलिए उस टैक्स को घटा देंगे। और आर्थिक सहायता यानी गवर्नमेंट सब्सिडी को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उसके बदले पैसा मिलता है। सरकार कुछ छूट देता है ताकि हम लोग उन सामानों को कम दाम पे बेच सके या उस सामान का दाम कम हो, इसलिए उस पैसे को जोड़ते हैं। ठीक? अब वहाँ क्या था हम लोगों का? वहाँ था हम लोगों का शुद्ध घरेलू आय। अब देखो उसी की जगह साधन लागत पर सकल घरेलू, शुद्ध घरेलू, 1 मिनट रुकना हाँ। हाँ, देखो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे अभी? शुद्ध घरेलू आय पढ़े थे, ठीक है? अब अगर हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय अगर पढ़ेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है? यानी कि साधन लागत पर अगर हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े अभी साधन लागत पर शुद्ध 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 घरेलू, क्या पढ़े थे? शुद्ध घरेलू पढ़े थे। शुद्ध घरेलू उत्पाद या जिसको हम लोग बोले थे राष्ट्रीय आय, हमारे देश का घरेलू आय, ठीक? अब अगर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, अगर इस घरेलू आय को हमको अगर राष्ट्रीय आय में बदलना है, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलना है तो क्या करेंगे? देखो बोल रहा है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय में वही या तो लगान से पैसा मिला, मजदूरी से मिला, ब्याज से मिला, लाभ से मिला तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के जोड़ को ही साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। बोले ना, हमारे देश में हम लोग काम करके जो पैसा कमाए हैं उसको प्लस विदेशों से जो पैसा मिला उसको, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे देश का राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाएगा। ठीक है? वही चीज को यहाँ पे समझाए हैं, उसी चीज को देखो यहाँ पे फॉर्मूला में दिखाए हैं। ठीक है? फॉर्मूला भी 2 गो, एक देखो पहला फॉर्मूला राष्ट्रीय आय बराबर सारा पैसा चाहे लगान से मिला, मजदूरी से मिला, वेतन से मिला, ब्याज से मिला, लाभ से मिला। ठीक? दूसरा फॉर्मूला देखो ये रहा। दूसरा फॉर्मूला मतलब हमारे देश का ये सारा चीज मिलके क्या बनाता है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बना दिया। प्लस जो विदेशों से पैसा मिला है हम लोगों को उसको भी जोड़ देंगे, जो पैसा कहां से मिला है? विदेशों से, इसको भी जोड़ देंगे तो जोड़ करके हम लोग का राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगा। ठीक है? मेरा बात समझ में आ गया यहां तक? ठीक? यहां यहां इसके बाद देखो 6 गो हो गया, 7वां नंबर में देखो इसको हम लोग करते हैं। हाँ, सकल, देखो क्या है? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, देखो सकल, सकल का मतलब हम क्या बोले थे? इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। सकल का मतलब क्या होता है? इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, देखो वही बोल रहा है। हम लोग हमारे देश में जितने भी निवासी हैं, देखो एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा मूल्य ह्रास अथवा पूंजीगत व्यय के मूल्य को जोड़ को ही
सकल घरेलू आय या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं तो हमें साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में, इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो सकल घरेलू उत्पाद हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला वही है, देखो वही है। कैसे निकालेंगे? जीडीपीएफसी जो एनडीपीएफसी है उसमें जोड़ देंगे मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को। इस फॉर्मूले को देख लो, यहाँ पे फॉर्मूले में समझा दे रहे हैं। बोला गया है अगर कभी हम लोग एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन यानी घिसावट व्यय को जोड़ देंगे तो जीडीपीएफसी निकल जाएगा, और अगर कभी हम लोग जीडीपीएफसी में से अगर हम लोग कभी डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हम लोगों का ये एनडीपीएफसी बन जाएगा। ठीक है, यही चीज है, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो जीडीपीएफसी बनेगा, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनडीपीएफसी। सकल मतलब होता है डेप्रिसिएशन जुड़ा है, मूल्यह्रास जुड़ा है, घिसावट व्यय जुड़ा है, और शुद्ध का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटा दिए। ठीक है, अब देखो यहां हम लोगों का ये क्या था, यहां हम लोगों का था ये साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और अगर सकल घरेलू उत्पाद को, सकल घरेलू उत्पाद को अगर हमको देखो सकल घरेलू उत्पाद को अगर हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बनाना है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है, तो क्या करेंगे? तो जो सकल घरेलू उत्पाद है हम लोगों का, सकल घरेलू उत्पाद, वहां विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा मेरा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखो वही बोल रहा है, सकल राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन लागत का कुल जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास को भी शामिल होता है, किया जाता है। जब इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो सकल लागत या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आप लोग हमको ये बताओ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप सकल घरेलू क्या बोल रहे हैं, एकदम मेरा दिमाग से उड़ रहा है ये सब चीज, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम एक शॉर्टकट ट्रिक में इसको बताएंगे। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं ना, सकल का मतलब होता है हमारे देश के अंदर, सिंपल बात है। सकल का मतलब हमारे देश का अंदर, जिसमें डेप्रिसिएशन भी जुड़ा है। और सकल अगर उसको शुद्ध में बदलना है, सकल को अगर देखो सकल हो गया, सकल के बाद क्या, देखो सकल हुआ, सकल के बाद आता है मेरा राष्ट्रीय। अगर राष्ट्रीय का बात करेंगे तो राष्ट्रीय में क्या होगा कि विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है राष्ट्रीय में। और अगर राष्ट्रीय को शुद्ध में बदलना है तो डेप्रिसिएशन को घटा देना। सकल मतलब हमारे देश का उत्पादन हमारे देश के अंदर हुआ है, सिर्फ हमारे देश में सकल। अब ये सकल जो है वो राष्ट्रीय में कब बदलेगा? जब विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय बना। अब राष्ट्रीय को अगर हमको शुद्ध में बदलना है, शुद्ध में, तो अगर शुद्ध में बदलना है तो डेप्रिसिएशन को घटाना है। इतना 3 चीज याद रखना, इसी में यहां तक का ऑटो चीज निकल जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस। देखो अभी तक हम जो भी आप लोगों को पढ़ाए हैं 8 चीज, उन 8 चीज का देखो पहले एक समरी के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। जो भी 8 चीज पढ़े उसको एक समरी के थ्रू समझाते हैं। देखो पहले इसको देखो, अब देखो शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैनेज इसको कर लेना, हम समझा रहे हैं। देखो देखना जी, ये देखो मेरा जीडीपी एमपी है। क्या है? जीडीपी एमपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में हम लोग जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एक साल में किए, उसका जो बाजार मूल्य होगा, अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, वो मेरा कहलाएगा जीडीपी एमपी। ग्रोस है ये, ग्रोस नेशनल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में बदलना है, किसमें बदलना है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदलना है, सकल घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदलना है, तो अगर सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, इससे अगर डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। बोलो समझ में आया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद हुआ। जब उसमें हम लोग क्या करेंगे? सकल घरेलू में डेप्रिसिएशन शामिल है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब हमारे देश का शुद्ध उत्पादन है। अब जब हमारे देश का ये शुद्ध उत्पादन है और हमको इसको राष्ट्रीय में बदलना है, राष्ट्रीय में बदलना है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ेंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, इसको जोड़ेंगे
तो देखो अगर एनडीपी एमपी में अगर हम प्लस कर देंगे यहाँ पे NFIA नेट फैक्टर प्रोडक्ट यानी कि NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये मेरा नेट ये जो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ये देखो NNP में बदल जाएगा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में बदल गया। क्लियर यहां तक? सेम देखो इधर में अगर ये मेरा जीएनपी है, क्या है? जीएनपी एफसी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे देश के आदमी लोगों ने हम लोग जहां काम किए, काम के बदले 1 साल के दौरान हम सब लोगों का जो पैसा मिला है वो सारा पैसा का जो जोड़ होगा वही पैसे का जोड़ क्या कहलाएगा? सकल 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 राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब देखो जब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे तो ये देखो ये मेरा किस में बदल जाएगा? ग्रोस में बदल गया। और जब ग्रोस से डेप्रिसिएशन भी घटा देंगे तो ग्रोस देखो नेट में बदल जाएगा। ग्रोस किस में बदल जाएगा? नेट में बदल जाएगा। समझ में आया? यही सारा चीज तो हम अभी ऊपर आप लोगों को समझा रहे थे। अगर आपको अच्छा से समझना है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा है उसको रिपीट करके एक बार इस फॉर्मूले को बैठाने का कोशिश करना। एरो सब देखना कौन कहाँ गया कौन कहाँ घटा, एक बार में आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बस यही चीज में आप लोगों को मेहनत करना है याद करने में। ठीक है, चलो अब आता है अंतर का बारी। कहाँ पढ़ा रहे थे? अंतर यहाँ पढ़ा रहे थे ना। ठीक है, चलो अब अंतर हम लोग करते हैं। कहाँ गया भाई अंतर? अंतर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। अच्छा, कई बार इसको सकल आय भी बोला जा सकता है, सकल आय, और कई बार इसको राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं। सकल आय और राष्ट्रीय आय, घरेलू आय या राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इससे एग्जाम में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो चलो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय में क्या फर्क? सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे देश का, सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य, जिसमें डिप्रिसिएशन भी शामिल है। जब हमारे देश का पैसा और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ देंगे तो यही सकल मेरा राष्ट्रीय में बदल जाएगा। सकल जो है वो देश के सीमा के अंदर होता है, राष्ट्रीय जो है वो देश के बाहर का भी पैसा को जोड़ता है। सकल जो है उसका एरिया छोटा होता है और राष्ट्रीय का एरिया बड़ा होता है। सकल जो है उसका फॉर्मूला अलग होता है, राष्ट्रीय का फॉर्मूला अलग होता है। तो ये 4 डिफरेंस इन दोनों में होगा। ठीक है, देखो तो डिफरेंस में सेम यही 4 चीज लिखवाएं जो हम आप लोगों को बताएं। पहला यहां लिखे सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो सकल घरेलू उत्पाद में क्या बोल रहे हैं? अर्थ का। सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारे देश में तो पैसा जो है वो बताता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजारी मूल्य को बताता है और प्लस विदेशों से प्राप्त आय को भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक, धारणा सकल घरेलू उत्पाद एक क्षेत्रीय धारणा है क्योंकि ये हमारे देश के अंदर होता है। सकल घरेलू उत्पाद का संबंध देश के अंदर से होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध दूसरे देशों के साथ भी होता है। ठीक है, विदेशों से भी होता है। क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका सीमित होता है यानी कि छोटा होता है, संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित यानी कि सिकुड़ा हुआ छोटा होता है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़ा, क्योंकि ये विदेशों का भी पैसा को शामिल करता है ना। फॉर्मूला लिख दिए, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जबकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे। निजी आय क्या होता है? 8 गो आय पढ़ लिए ना, अब होता है निजी आय। निजी आय का मतलब क्या होता है? जैसे देखो नाम से समझ में आ रहा है, निजी आय मतलब कि प्राइवेट इनकम। सिंपल सा बात है, जब कभी भी किसी व्यक्ति किसी परिवार को निजी क्षेत्रों से जो आय की प्राप्ति होती है, सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, निजी क्षेत्र से यानी प्राइवेट सेक्टर से पैसा मिल रहा है, फिर चाहे वो निजी क्षेत्र हमारे देश का हो या निजी क्षेत्र विदेश हो,
कोई भी हमारे देश के अंदर या विदेशों से अगर किसी व्यक्ति, किसी परिवार को या हमारे देश को निजी क्षेत्र से जो आय मिल रहा है, निजी क्षेत्र से जो आय मिल रहा है, उसी को कहते हैं निजी आय। निजी आय से आशय उस आय से होता है जहां जो निजी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है। याद रखना, कौन से क्षेत्र के लोग होंगे? निजी क्षेत्र के लोग होने चाहिए। कौन क्षेत्र के लोग? निजी क्षेत्र के लोगों को मिलता है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आयगत भुगतान जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय, यानी कि निजी क्षेत्रों को जो भी पैसा मिल रहा है या गैर पूंजीगत आय जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है सरकार जो पैसा देता है, जैसे वृद्धा पेंशन का पैसा दे रहा है, विधवा पेंशन का पैसा दे रहा है, छात्रवृत्ति देता है, भोपाल गैस त्रसदी का पेंशन देता है। तो ये सरकार जो पेंशन देता है उसको बोला जाता है हस्तांतरण भुगतान। इसके लिए किसी को काम नहीं करना पड़ता। सरकार वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, इसके लिए क्या किसी को काम करना पड़ता है? नहीं। जिसके बदले काम किए और काम के बदले वो पैसा मिल रहा है तो उसी को बोला जाता है आयगत भुगतान या आयगत प्राप्ति। काम करने के बदले मिला, जैसे कहीं काम किए तो वेतन मिला, मजदूरी मिल रहा है, ये सारा चीज। और अगर कहीं काम नहीं किए, सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रहा है तो वो हस्तांतरण भुगतान मेरा कहलाता है। ठीक है, तो वो चाहे आयगत प्राप्त भुगतान हो या हस्तांतरण भुगतान है, अगर किसी निजी क्षेत्र को पैसा मिल रहा है तो उसी को हम लोग निजी आय बोलते हैं। देखो, निजी आय निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस जो सरकार पैसा दिया है वो प्लस अगर कहीं दूसरे देशों से पैसा मिला है तो उन सभी चीजों को शामिल करेंगे। बस निजी क्षेत्र को पैसा मिलना चाहिए। किसको पैसा मिलना चाहिए? निजी क्षेत्र को पैसा मिलना चाहिए, तो उसको शामिल यहाँ पे किया जाता है। उसको शामिल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र हो गया। अब राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर। निजी आय मतलब एक व्यक्ति को निजी क्षेत्र को मिला, राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश का आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। अब देखो यहाँ लिखे हैं राष्ट्रीय आय, यहाँ लिखे निजी आय। राष्ट्रीय आय में देखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, चलो देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब इसमें सार्वजनिक आय एवं निजी क्षेत्र दोनों आय को शामिल किया जाता है और निजी आय में सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र के आय को शामिल किया जाता है। इसमें हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। देश का अगर राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो उसमें हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करेंगे, जबकि निजी आय निकालते समय हस्तांतरण आय को शामिल करेंगे। हस्तांतरण आय का मतलब जो सरकार पैसा दिया है पेंशन के रूप में। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता। अगर सरकार के ऊपर कोई लोन था, कोई कर्जा था और उस कर्जा के लिए सरकार अगर किसी को ऋण दे रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, जबकि निजी आय में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, ये उन दोनों में अंतर होता है। आगे 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, 10 में बोल रहा है व्यक्तिगत आय क्या है, जिसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। देखो, पर्सनल इनकम का मतलब सिंपल है, व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से होता है जो किसी देश में एक वर्षों के दौरान व्यक्तियों अथवा परिवार द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। देखो, हम आपको एक चीज सिंपल समझा दे रहे हैं। मान लो अगर हम हैं, है ना, हम मान लो कि एक महीना में हमको 10,000 रुपया का सैलरी मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। मान लो मेरा जो वेतन होगा वो सपोज कर लो 1 साल का कितना है, 1 महीने का 10,000 है, तो 1 साल में हमको कितना मिलेगा? 1,20,000। अब मान लो अगर ये 1,20,000 रुपया अगर हमको मिला है, तो क्या ये 1,20,000 रुपया मेरा मतलब ये 1,20,000 में अगर हमको किसी तरीके का कोई टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, चाहे प्रत्यक्ष कर भरना है या अप्रत्यक्ष कर देना है, किसी भी तरीके का अगर हमको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना है, तो मान लो कि इस 1,20,000 में सपोज कर लो कि 20,000 का हम टैक्स भर दिए। ऐसा होगा नहीं, बस हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लो कि अगर हम मेरा जो है वो 1 साल का आय जो है वो 1,20,000 है, ये मेरा राष्ट्रीय आय है। कौन-सा आय है मेरा? राष्ट्रीय आय। अब सपोज कर लो कि ये जो मेरा आय है, इस आय से हम सपोज कर लो क्या किए, ये मेरा जो आय है इसमें से हम सपोज कर लो 20,000 रुपया दे दिए, टैक्स दे दिए, अलग-अलग तरीके का टैक्स। टैक्स देने के बाद मेरे पास कितना रुपया बच गया? 1,00,000 रुपया मेरे पास बच गया। तो ये जो 1,00,000 रुपया मेरे पास बच गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत आय। रुको, सही बोल रहे हैं ना? ना, 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 रुको, 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 गलत, 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 गलत। निगमित का हाँ, ठीक है, सही है, सही है। हाँ, ठीक है, सही है, वही होता है। राष्ट्रीय आय में सारे मदों को जोड़ा है।
इसके बाद शेष राशि, हाँ ठीक है, सही है। ये 1 लाख रुपया जो बचा वो मेरा व्यक्तिगत आय है। देखो, व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से होता है जो किसी 1 वर्ष के दौरान व्यक्तियों अथवा परिवार द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत आय हमेशा राष्ट्रीय आय से कम होगा। अगर राष्ट्रीय आय 1,20,000 है तो उसमें से टैक्स दे दिए, टैक्स देने के बाद जो बच गया हमेशा वही व्यक्तिगत आय मेरा होगा। जैसे हम कुछ राष्ट्रीय आय कमाए हैं, उसमें से हम जितना भी तरीके का टैक्स दे दिए, जैसे निगमित कर, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिए, अवितरित व्यावसायिक लाभ दे दिए, सामाजिक सुरक्षा अंशदान दे दिए, हस्तांतरण भुगतान, जो भी खर्चा है वो करने के बाद जो बच जाएगा वो मेरा कहलाएगा व्यक्तिगत आय। ठीक है? अब आपको लगेगा कि व्यक्तिगत आय और निजी आय तो एक ही होता है, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत आय और निजी आय अलग-अलग चीज़ है। कैसे? देखो, अंतर है निजी आय और व्यक्तिगत आय में, ठीक है? पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब सुनना कि निजी आय क्या होता है? निजी आय का मतलब निजी क्षेत्र को मिलने वाला आय। निजी क्षेत्र को मिलने वाला आय। इसमें निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली सभी आय शामिल करते हैं। जबकि व्यक्तिगत आय में क्या है? व्यक्तिगत आय में कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार को प्राप्त होने वाला आय। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो निजी क्षेत्र का है या सार्वजनिक क्षेत्र का है। ठीक? निजी क्षेत्र का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि व्यक्तिगत क्षेत्र का सीमित होता है। यहाँ हम सिर्फ़ अपने लिए कमाए हैं ना, अपने लिए, तो ये व्यक्तिगत है, तो ये छोटा होगा, जबकि निजी क्षेत्र बड़ा होगा। इसमें निगमित कर, अवितरित लाभ आदि शामिल होता है और इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये सब घटा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉर्मूला लिखें, निजी क्षेत्र में ये सब आएगा और व्यक्तिगत आय में ये सब आएगा जो ऊपर बताए हैं। ठीक है? तो निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत आय दोनों अलग-अलग चीज़ है। आगे, राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत आय में अंतर। ये गलती यहाँ तक लिखा गया, ये आय होगा। व्यक्तिगत आय में अंतर। निजी आय, राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे देश का आय, और जब हम इस राष्ट्रीय आय में से कई तरीके के टैक्स को घटा देंगे, तो मेरा निकल करके आ जाएगा व्यक्तिगत आय। आया समझ में? देखो वही चीज़ है। राष्ट्रीय आय मतलब इसका संबंध सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र से होता है, जबकि व्यक्तिगत आय का संबंध सिर्फ़ और सिर्फ़ सार्वजनिक क्षेत्र से होता है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की गणना में हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता, इसमें हस्तांतरण आय को शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय उपकरणों पर ऋण पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता, इसमें शामिल किया जाता है। इसमें निगम कर तथा निगमित बचतों को शामिल किया जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता, इन सबको घटा दिया जाता है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 1 मिनट, लगता है वहाँ थोड़ा गलती बता दिए क्या? ओहो! व्यक्ति, ये जो हम लोगों का व्यक्तिगत आय था, व्यक्तिगत आय का मतलब मेरा आय, और मेरा आय में हमको अगर किसी तरीके का कोई कॉर्पोरेट टैक्स देना है तो उसको घटा करके आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है? व्यक्तिगत परियोज्य आय, व्यक्तिगत परियोज्य आय का मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओह! रुको, थोड़ा-सा गलती बता दिए जी। व्यक्तिगत परियोज्य आय का मतलब वो है जो हम अभी ऊपर समझा रहे थे। सपोज़ कर लो कि अगर हम 1 लाख रुपया अगर कमाए थे, कितना कमाए थे? 1 लाख, और 1 लाख रुपया में से सपोज़ कर लो कि हमको जो है, मान लो कि हमको टैक्स देना पड़ गया 10,000 रुपया। तो 10,000 टैक्स देने के बाद मान लो मेरे पास कितना रुपया बच गया है? 90,000। तो यही कहलाता है व्यक्तिगत परियोज्य आय, जिसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है? थोड़ा ऊपर में हम गलत बता दिए थे। व्यक्तिगत परियोज्य आय से आशय आय का वह भाग होता है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। सरकार द्वारा आरोपित करों का भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास जो शेष बचता है, अर्थात व्यक्तिगत आय में से, देखो व्यक्तिगत आय में से सरकार को किया जाने वाला विभिन्न करों के भुगतान के बाद जो राशि बच जाती है, उसे ही व्यक्तिगत परियोज्य आय कहते हैं। जितना मेरे पास पैसा था, उसमें अगर हमको कोई टैक्स देना है, तो टैक्स दे लेने के बाद जो पैसा बच गया, वही कहलाता है व्यक्तिगत परियोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आया समझ में? थोड़ा-सा गलती बता दिए थे ऊपर में। चलो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आते हैं अंतर में। एक अंतर, किसमें-किसमें अंतर भाई? एक अंतर हो जाए व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत परियोज्य आय। व्यक्तिगत आय का मतलब हम जो भी पैसा 1 साल में कमाए हैं, वो व्यक्तिगत आय है। उसमें से हम टैक्स वगैरह पेड कर दिए। टैक्स पेड करने के बाद जो पैसा बचा, वो मेरा व्यक्तिगत परियोज्य आय होता है। 1 वर्ष में व्यक्तियों एवं परिवारों के पास उपलब्ध वास्तविक आय को ही व्यक्तिगत आय कहते हैं। और ईएससी, इसी व्यक्तिगत आय में से जब हम लोग करों का भुगतान कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है, उसे ही व्यक्तिगत परियोज्य आय कहते हैं। और व्यक्तिगत आय का क्षेत्र व्यापक होता है,
जबकि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वो कम हो गया, छोटा हो गया, संकुचित होता है। सभी आय को उपभोग तथा बचतों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत आय में अगर हम जितना भी पैसा कमाए हैं, वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ से टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा, तो इस पूरे पैसे को हमको जहाँ खर्च करना है हम खर्च कर सकते हैं, जहाँ लगाना है लगा सकते हैं। तभी आय को उपभोग एवं बचत में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर आदि को शामिल किया जाता है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ होता है। और जब यहाँ से ही ये सारा टैक्स को दे देंगे, आयकर दे दिए, संपत्ति कर दे दिए और भी कोई कर दे दिए, तो जो बच गया वही तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होता है ना। तो इसमें ऐसे करों को शामिल नहीं किया जाता है, ऐसे करों का भुगतान नहीं करना होता है। आया समझ में? भाई हम जो भी पैसा कमाए वो मेरा व्यक्तिगत आय है, उस व्यक्तिगत आय में से टैक्स वगैरह देना था दे दिए, टैक्स देने के बाद जो बचा वो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होता है। लास्ट चीज राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। अब देखो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब भी वही होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय था, हमारे देश का क्या था? देखो, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से आशय किसी देश की बाजार कीमत पर उस बाजार कीमत पर शुद्ध आय से होता है जो उस देश को व्यय के करने के लिए उपलब्ध होती है। यानी हमारे देश के पास जो पैसा बच गया खर्चा करने के लिए, हमारे देश के पास जो पैसा बच गया है, हमारे देश के सरकार के पास जो पैसा बच गया है, जो वो पैसा खर्च कर सकता है, या तो हमारे देश में पैसा खर्च करेगा या दूसरे देश बाहर कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा को खर्च करेगा, तो उसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध प्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय के जोड़ को कहते हैं। यानी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में हमारे देश का पैसा, विदेश शुद्ध प्रत्यक्ष कर और प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, इन सबको जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे ये चीज हो गया था। तो इतना सारा चीज है हम लोगों का, जो हम लोगों का राष्ट्रीय आय के लिए जानना जरूरी है। हम लोग ये बोल देते हैं ना कि भाई राष्ट्रीय आय ये है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम लोग कभी भी राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो इतने सारे चीज उस राष्ट्रीय आय में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं क्या-क्या चीज़ हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा-सा बस 5 मिनट दो रिपीट करते हैं, क्या-क्या पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अगर राष्ट्रीय आय का हम लोग को आकलन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को विभिन्न मदों को जानना ज़रूरी है, जो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। सबसे पहला क्या है? बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब एक देश के सीमा के अंदर 1 वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। यानी देश के अंदर का कुल उत्पादन जो हुआ है वो। उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। इसके बाद बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो जो हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था, जब उसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ दिए, तो वही सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बदल गया। क्लियर? इसके बाद बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब हम लोगों का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब हम लोगों का ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, जब इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम लोग जब डेप्रिसिएशन को घटा दिए, सकल घरेलू उत्पाद से जब डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास को घटा दिए, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल गया। ठीक? इसके बाद बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि हम लोग का जो सकल घरेलू उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पाद, जब इस सकल घरेलू उत्पाद में से हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो हम लोगों का निकल के आ जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको घरेलू आय बोलते हैं। घरेलू आय का मतलब हमारे देश के सीमा के अंदर हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो भी पैसा कमाया गया है, वो है शुद्ध घरेलू आय। ठीक? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। और देखना शुद्ध घरेलू आय में डेप्रिसिएशन को घटा दिया गया है। ठीक? सकल घरेलू आय का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन घटा नहीं है, या ऐसे समझ लो शुद्ध घरेलू आय में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो सकल घरेलू आय निकल के आ जाता है। इसके बाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि इसमें हमारे देश का भी पैसा शामिल है और प्लस विदेशों से जो या दूसरे देशों से भी जो पैसा मिला है वो भी यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है? आगे आते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ऊपर वाला में जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में डेप्रिसिएशन घटा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटा नहीं है। यहाँ पे क्या-क्या है? हमारे देश का पैसा है और विदेशों से प्राप्त आय है। इसके बाद आते हैं हम लोग निजी आय। निजी आय का मतलब जो भी निजी क्षेत्र होते हैं, उन निजी क्षेत्रों को कहीं से भी पैसा मिला, चाहे वो हमारे देश के अंदर से मिला या हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश से पैसा मिला, अगर वो निजी क्षेत्र में आता है, तो उसी को निजी आय बोलते हैं। व्यक्तिगत आय का मतलब है कि हम जो पैसा कमाए हैं, एक व्यक्ति जो पैसा कमाता है, उसको बोला जाता है व्यक्तिगत आय और उस व्यक्तिगत आय में से वो टैक्स वगैरह दे दिया, तो टैक्स वगैरह देने के बाद जो पैसा बच गया, वो कहलाता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और लास्ट में आता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, यानी एक देश के पास जो पैसा होता है, जो वो देश के पास पैसा बचता है, जो वो पैसा खर्च कर सकता है, तो वो जो बचा हुआ पैसा देश के पास है, वही कहलाता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। बस इतना ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था। आई होप हम आप लोगों को सारा चीज़ अच्छा से समझा पाए हों। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हम गलत बता दिए या कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बताना और अगर समझ में आ गया है, तो भी नीचे हमको कमेंट करके बताना कि यस सर समझ में आ गया नेक्स्ट चैप्टर। अगर नहीं समझ में आया, तो भी हमको नीचे कमेंट करके बोलना कि सर समझ में नहीं आया, एक बार और प्लीज़ इसको रिपीट कर दो हम लोग के लिए, हम कर देंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।